हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आरआर, जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में आई है, तो उसमें भारत का क्या रैंक है। इसमें जो भारत का रैंक है वो है 101, 101वां रैंक। ओके, 101 रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें टोटल जो देश शामिल थे वो थे 116। ठीक है, इसमें भारत का जो स्थान था वो था 101। 2020 में जो भारत था वो था 94 नंबर पे। मतलब कि हमारी जो स्थिति हुई वो दयनीय हुई है। पहले हम 2020 में अंडर 100 थे, ठीक है, 94 पे थे, और 2021 में 101 में आ गए। तो कितने का इजाफा हुआ है? 6 पायदान, 7 पायदान का इजाफा हुआ है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2000 में भारत को 38.8 से घटकर 2012 से 21 के बीच में कितना हो गया है? 28.8 से लेकर के 27.5। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आपका जो पूछा जाएगा कि टोटल देश 116 थे, भारत का स्थान 101। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो आयरिश सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक आयरिश एजेंसी है, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। एक जर्मन संगठन है बेल्ट हंगर हिल्फ। इन दोनों के मिल करके ये जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये दोनों एनजीओ हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ हैं। ठीक है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत की स्थिति क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है 101 है। टोटल कितने देश थे? 116 थे। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक आयरिश की संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक जर्मन की संगठन है बेल्ट हंगर हिल्फ। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार करती हैं, फिर कंट्री वाइज जो है रैंक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था मणिपुर में। ठीक है, 13 से 14 जनवरी 2022 ये 2 दिवसीय आयोजन किया गया था। ठीक है, एक आपका मणिपुर का जिला पड़ता है, कौन सा? उखरूल जिला का एक कछाई गांव पड़ता है। ये उखरूल जिला है जिसका कछाई गांव पड़ता है, जहां पर इसका आयोजन किया गया 13 और 14 जनवरी 2022 को। ठीक है, मेनली मुख्यतः इसका आयोजन इस विषय में किया जाता है, जो नींबू किसान हैं या नींबू प्रजाति उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और नींबू किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कचाई लेमन फेस्टिवल। तो क्वेश्चन बन सकता है कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर। इसलिए नंबर भी पूछ सकता है किस नंबर का, तो 18वां था। ठीक है, ये इसका रहा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसका एक्सप्लेनेशन है कि 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल 14 जनवरी को मणिपुर में संपन्न हुआ। उखरूल जिले के कछाई गांव में 2 दिवसीय कार्यक्रम था। मणिपुर के कचाई जो है ये लेमन नींबू का नाम है। तो ये भी पूछ सकता है कि कचाई लेमन भौगोलिक संकेतक पंजीकरण टैग दिया गया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कचाई लेमन जिसको हाल ही में भौगोलिक संकेत दिया गया है, तो किस राज्य से बिलोंग करता है? तो मणिपुर से। ठीक है, इसे विशिष्ट माना जाता है क्योंकि स्कॉर्बिक अम्ल का ये महत्वपूर्ण समृद्ध स्रोत है। स्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? ये विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, विटामिन सी। तो इसकी जो विषय वस्तु जो थीम थी, ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेल एनवायरनमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये थीम भी पूछी जा सकती है, ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेल इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट आपका ये महत्वपूर्ण है
कि कचाई लेमन को भौगोलिक संकेतक दिया गया, ये किस राज्य से बिलोंग करता है? तो मणिपुर। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मणिपुर। 2 दिवसीय, 14 जनवरी, 13 जनवरी, ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेल, इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए अगला है आपका जो नमामि गंगे कार्यक्रम था आपका, ठीक है, अक्टूबर 2021, इसका शुभंकर घोषित किया गया था। तो इसके शुभंकर कौन थे? तो ये थे चाचा चौधरी। कौन थे? चाचा चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया, ठीक है। राजीव रंजन मिश्रा महानिदेशक नमामि गंगे कांग्रेस, नमामि गंगे जो है आपका NMCG, ठीक है, की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 37वीं बैठक में निर्णय लिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका धौलागिरी जो चोटी है आपकी, इसका दूसरा नाम क्या है? तो जो धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम क्या है? श्वेत पर्वत, ठीक है। धौलागिरी जो चोटी है नेपाल में स्थित है और नेपाल में धौलागिरी हिमालय भी पड़ता है आपका, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये धौलागिरी शब्द संस्कृत के धवलगिरी से लिया गया है, संस्कृत के धवलगिरी से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सुंदर सफ़ेद पहाड़, ओके। ये विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है, ये विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप देख लीजिए। अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि माउंट जो किलिमंजारो है किस देश में स्थित है? तो नेपाल, सॉरी, तंजानिया में है, और ये अफ्रीका आपका महाद्वीप है, ठीक है। और एशिया का कौन सा है सबसे बड़ा? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? माउंट केस्कुजुस्को, जो ऑस्ट्रेलिया में है। इससे नहीं पूछा जाता है, बस ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? माउंट मैक किन्लो है, जो अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका का है माउंट एकोन कैगुआ, जो अर्जेंटीना में है। और यूरोप का है माउंट एल्ब्रस, जो रूस में है, ठीक है। अभी रूस यूक्रेन का तो झगड़ा चल ही रहा है। कुछ भारत के महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिए। सतपुड़ा चोटी है आपकी, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, राजस्थान, बहुत पूछा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, ठीक है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदीगुड़ा। और फिर नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं आपकी, टूटा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, ओके। और जो अंडमान निकोबार है वो सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर ये क्वेश्चन आपका आता है रामसर स्थल। तो रामसर स्थल के बारे में आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो आज पता चल ही जाएगा। जो रामसर स्थल है, रामसर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो नहीं बताना है आपका, तो कौन सा इसमें नहीं है। तो जो आपका इसमें है सुरनसर मानसर झील, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ये यूपी पीसीएस पीरी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो जो रामसर स्थल हैं, तो टोटल भारत में कितनी रामसर स्थल हैं? इसमें 49 है। और यूपी में कितनी है? तो यूपी में 10 है, ठीक है। यूपी में कितनी है? तो 10 है। रामसर स्थल क्या है? रामसर संधि 1975 में लागू हुई थी और भारत इसमें हस्ताक्षर किया था 1982 में भारत हस्ताक्षर किया था। रामसर स्थल जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, तो उनको संरक्षण के लिए, जिन्हें, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए जो वर्क करती है। इसमें दलदली क्षेत्र जो होता है ना, पानी रिस के जाता रहता है, तो ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है वो। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो भारत में जो रामसर स्थल हैं, उनकी देखरेख कौन करता है? कौन सा रामस्थल भारत में जोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा? तो इसकी भारत में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो भारत में नोडल एजेंसी जो है आपकी, वो है आपका वन एवं जलवायु मंत्रालय जो है आपका, ठीक है। तो उसके वो मंत्रालय जो है इसका नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
तो जो संपूर्ण भारत की भूमि है उसका लगभग 4.7% भारत में आर्द्र भूमियाँ हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं? एक तो ऊपरी गंगा, सबसे पहले ऊपरी गंगा नदी, और दूसरी है सांडी पक्षी अभयारण्य, हरदोई में पड़ता है। और फिर आता है समसपुर पक्षी अभयारण्य जो रायबरेली में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो आपका उन्नाव में है, समनपुर पक्षी अभयारण्य जो आपका मैनपुरी में है, पार्वती अंगा जो है पक्षी अभयारण्य जो गोंडा में है, सरसई, ये सरसई नावर झील जो आपकी है इटावा में है। ठीक है, और बखीरा वनजीव और सूर सरोवर। तो जो सबसे लेटेस्ट है भारत का 49वां और यूपी का 10वां, वो है हैदर वेटरलैंड, हैदर यू वेटरलैंड आपका है जो यूपी का है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये देखो इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो सुरिनसर मानसरोवर झील को नवंबर 2005 में रामसर सम्मेलन के रूप में नामित किया गया था। ये झील जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। और इसका नाम ईरान के शहर एक पड़ता है रामसर, ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया था। यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित, 1975 में लागू किया गया था। ठीक है, और जिस पे भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किया था। और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें आपको जाना जाता है किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भूमध्य रेखा के साथ कर्क और मकर रेखा के साथ साथ नम उप प्रजातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये विशाल पत्तियों वाले होते हैं जो एक मौसम में गिराते हैं अपनी पत्तियाँ। इस जंगल में जो वर्षा होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं, एक नम पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आपका वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का तो कथक है आपका। चलिए बाकी मैं आपको देख लेता हूँ। देखिए तमिलनाडु का भारतनाट्यम, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट से पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, केरल का कथकली। ठीक है, और असम का सत्रिया, केरल मोहिनीअट्टम। ओके, तो केरल में 2 है, केरल कथकली भी है, केरल मोहिनीअट्टम भी है, मणिपुर मणिपुरी भी है। ये इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, तमिलनाडु भरतनाट्यम, तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कथक, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, उड़ीसा ओडिसी, केरल कथकली और मोहिनीअट्टम, असम में शास्त्रीय है। तो ये आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हैं आपके। फिर आता है ग्लाइकोलाइसिस, कोशिका कहाँ है? जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के किस में होती है? तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, ये है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक अवायवीय प्रक्रिया है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोशिकीय पाचन के लिए ऊर्जा निकालने के लिए ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य एक मोटा घोल होता है जो प्रत्येक कोशिका के भरता है। कोशिकाएं 2 टाइप्स की होती हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, है ना। तो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। यह मुख्य रूप से पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। जो कोशिका द्रव्य होता है, जो कोशिका द्रव्य है आपका, ये पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धम्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध घटना हुई थी? ठीक है, तो धम्म चक्र परिवर्तन जो घटना हुई थी वो क्या है? पहली बात तो धम्म चक्र परिवर्तन जो हुआ था वो जो गौतम बुद्ध थे हमारे, गौतम बुद्धा, है ना, तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो इसी को क्या गया? धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक है,
बाकी लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था उनका, है ना। तो ये कहाँ ऑप्शन हो गया, सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, कौशलपुर राजधानी थी। ठीक है, ये देखो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस कार्य को धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, धर्मोपदेशक बनने के लिए बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। तो बौद्ध धर्म में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, तो जब घर से बाहर निकले तो इनको चार चार चीज़ें देखी गई थी ना। तो उसका सीरियल भी कभी कभी पूछ लिया था एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या क्या देखा था, तो एक देखा था ना ओल्ड मैन। क्या देखा था, ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। ठीक है, और फिर उन्होंने एक रोगी को देखा था, एक रोगी को देखा था, है ना। और फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देखी। क्या देखी, एक डेड बॉडी देखी। और फिर उन्होंने एक साधु देखा। मतलब ये सीक्वेंस देखा कि ओल्ड मैन जा रहा है तब भी लोग परेशान हैं, रोगी भी परेशान है, डेड बॉडी भी है, साधु अपने में मस्त है, तो लोग खुश क्यों नहीं हैं, है ना। तो इसकी इसी को ज्ञान पूर्ति के लिए ये जो है विचलित हुए और घर छोड़ के 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर एक आता है कि क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को प्रायः संविधान की अंतरात्मा, देखो संविधान की आत्मा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि भारत संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रस्तावना। किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ही बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो इन्होंने कहा है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 है ना आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स। और फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, तो उन्होंने क्यों कहा आर्टिकल 32 को संवैधानिक अधिकारों का उपचार, क्योंकि आपको जो मूल अधिकार है आपके पास जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो देता है आपको, रिट जारी करते हैं ना, क्या जारी करता है, रिट जारी करता है, सॉरी क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके। तो ये अलग अलग 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, बट यहाँ संविधान की अंतरात्मा की बात की गई है कि संविधान का अंतरात्मा कहाँ बसता है, तो वो होता है आपके मौलिक अधिकार के संबंधित भाग में। मौलिक अधिकार आपका एक तो यूएसए से संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया, अभी यूपीपी से 2021 में ही पूछा गया था। ठीक है, और दूसरा क्या बनता है, ये भाग 3 में है। और तीसरा है अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में है, मूल संविधान में 7 प्रकार के थे। तो 7वां मूल अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा था, संपत्ति का मूल अधिकार। तो जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके इसको डाल दिया गया अनुच्छेद 300 का में। अब वर्तमान में जो संपत्ति का मूल अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। क्या है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, बना दिया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। फिर देखो, प्रस्तावना उस भाग को के रूप में संदर्भित किया जाता है जो संपूर्ण संविधान पर प्रकाश डालती है। ठीक है, प्रस्तावना तो है ही संविधान का हृदय है, लेकिन मौलिक अधिकारों को अक्सर भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, सब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो 92 आपका जो संशोधन हुआ था, ठीक है, 92वां जो आपका संशोधन हुआ था, तो ये 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची है आपकी, इसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो इसमें कौन सी भाषा शामिल की गई थी, तो डोगरी है ना, मैथिली, डोगरी, 4 भाषाएं शामिल की गई थी। ठीक है, ठीक है, तो ये 92वां जो संविधान संशोधन था आपका 2003 में हुआ था, और जिस 8वीं सूची में 22 भाषाओं का जिक्र है।
ठीक है, जिसमें बोडो डोगरी को शामिल किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो 2003 में 92 संशोधन हुआ था, जिसमें बोडो डोगरी और मैथाली और संथाली, ठीक है, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, ठीक है, इसको शामिल किया गया था। चलिए फिर देखो एक आता है राज्य वित्त आयोग। देखो वित्त आयोग दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल का वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग होता है। तो राज्य वित्त आयोग जो होता है उसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, पहला सही है। और दूसरा है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना है, बिल्कुल भी गलत है। ये करता है आपका वित्त आयोग, जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है और वो आर्टिकल 280 के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दूसरा गलत है, पहला सही है। सही पूछा है तो देखो लिखा हुआ है कि राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर जितनी जल्दी हो सके उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए वित्त आयोग गठन करेगा, ठीक है। देखो पंचायतें हमारा 92 संविधान संशोधन नहीं, सॉरी 92 नहीं, 1992 में 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के लिए किया गया था। तब से संवैधानिक संस्था बना दी गई थी। तो जब ये गठन हुआ था तो तब से 1 वर्ष के भीतर और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति और समीक्षा के लिए कितना उनका वित्तीय आवंटन किया जाए कि अपने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है राज्य वित्त आयोग। ओके, राज्य वित्त आयोग 243I क्लियर है पंचायतों के लिए। ओके, तो ये आपके PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। लेकिन जो आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं तो उसके लिए जो वित्त आयोग होता है आपका वो होता है 243Y। ओके, सो ये हो गया आपका। और फिर एक वित्त आयोग आपका होता है संवैधानिक रूप से, ठीक है। तो ये आपका 280 के तहत होता है। तो ये होता है संघ और राज्य सरकार के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जो संघीय वित्त आयोग बनता है, जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर। तो उनके द्वारा एक कर का बंटवारा किया जाता है, जो भी हाल ही में 15वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह है। कौन है? NK सिंह है। तो इन्होंने 41% राष्ट्रों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो पहला देखो, तो अब पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में 15 वित्त आयोग गठन हो चुका है, ठीक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। कौन से? KC नियोगी थे। और वर्तमान में जो है NK सिंह है। चलिए फिर आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका केंद्र सरकार है। कौन है? केंद्र। हेलो माय डियर फ्रेंड्स,